Hello students. So in previous lecture we have discussed till Newton's third law और हमने न्यूटन सेकंड लॉ के कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे. तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो मोमेंटम में एक बार वापस से याद दिला दूँ, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है. तो अब बेसिकली ये न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ दोनों का मिलाकर एप्लीकेशन होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है. तो जैसा आपको पता है, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है. फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो ये सेकंड लॉ का स्टेटमेंट होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मतलब चेंज इन मोमेंटम ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन सिस्टम. ठीक है. अब देखिए, अगर मैं ऐसा बोलूं कि किसी सिस्टम पे फोर्स जीरो लग रहा है, नेट फोर्स जीरो लग रहा है, मतलब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है, तो इस पर अगर हम देखें तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि ये रुका हुआ है, एक्सेलरेशन इसका ज़ीरो है. तो ऐसे अगर कोई सिस्टम है जिस पर नेट फोर्स ज़ीरो है, मतलब नेट फोर्स इज ज़ीरो, नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज ज़ीरो, है ना. तो हम क्या लिखेंगे? अगर ये ज़ीरो है तो आर एच एस भी ज़ीरो होना चाहिए. तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, ये भी क्या होना चाहिए? ज़ीरो. ठीक है. तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है. तो इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब जो पहले था वही बाद में है. तो मतलब हम लिख सकते हैं मोमेंटम या फिर इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. ठीक है. तो ये हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मैथमेटिकल एनालिसिस. तो अब मैं इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि ये एक्चुअली स्टेट क्या करता है. तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इफ़ ऑन अ सिस्टम नेट एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो, then its momentum remains conserved. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा इसका न्यू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का. तो देखिए, मैं थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. इसका थोड़ा प्रूफ भी देख सकते हैं हम. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेट्स से ये दो बॉक्सेस हैं जो कि लेट्स से एक ग्राउंड पर रखे हुए हैं. ठीक है. इसका मास मान ले रहे हैं m1 है और इसका मास m2. ठीक. और मान लीजिए ये शुरुआत में u1 वेलोसिटी से चल रहा था और ये इस डायरेक्शन में u2 वेलोसिटी से चल रहा था. तो सपोज करिए ये इनिशियल कंडीशन थी और कुछ समय के बाद, और आपको दिया हुआ है u1 जो है वो ग्रेटर है u2 से. ठीक है. तो अगर u1 ग्रेटर होगा u2 से तो आप समझ सकते हैं कि थोड़े समय के बाद ये दोनों टकरा जाएंगे क्योंकि u1 ज़्यादा वेलोसिटी से जा रहा है और u2 कम वेलोसिटी से जा रहा है. तो ये बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है जो मैंने बनाई अभी. ठीक है. और आफ्टर कोलिजन मान लीजिए ऐसा हो गया. आफ्टर कोलिजन सपोज ये जो m1 मास था
ये v1 वेलोसिटी से चलने लगा और m2 मास था, ये इस डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से चलने लगा। तो फिर हम बोल सकते हैं कि अभी v1 जो है छोटा होगा v2 से, ठीक है, क्योंकि टक्कर हो चुकी है, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे फर्दर कोलिजन ना हो। तो अब अगर मैं लिखूं कि मतलब ऐसा अगर सपोज करिए ये दोनों टकराए, तो दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स लगाया होगा, तभी दोनों की वेलोसिटी चेंज हुई, क्योंकि मैंने बताया था कि फोर्स का सिम्टम क्या होता है, इट कैन चेंज द वेलोसिटी। तो दोनों की वेलोसिटी चेंज हुई है, इसका मतलब दोनों पे फोर्स लगा। तो दोनों पे फोर्स कैसे लगेगा? देखिए, जब ये दोनों टकराएंगे तो इन सिचुएशन कुछ इस जैसी होगी, है ना। तो फिर ये m1 और ये m2 टकराने के वक्त ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। तो ड्यूरिंग कोलिजन अगर मैं सेपरेटली बनाऊं तो m2 ने इस m1 पे कुछ फोर्स लगाया होगा इस डायरेक्शन में। मान लीजिए ये मैं लिख रहा हूँ F2, फोर्स ड्यू टू 2 ऑन 1, या फिर सिर्फ इसको लिख दीजिए फोर्स ऑन 1, ये मान लीजिए m1 है, और ऐसे m2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा, तो फोर्स ऑन 2, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इसको F1 बोलूं और इसको F2 बोलूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि F1 जो है एग्जैक्टली -F2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि F1 और F2 एक्शन रिएक्शन पेयर्स होंगे, क्योंकि अगर न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बोलें तो फिर जितना एक्शन m1 पर होगा उतना ही रिएक्शन m2 पर भी होगा। तो इसीलिए ये इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन के होने चाहिए। ये मैंने कैसे लिखा? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं F1 पर फोर्स लिखना चाहूँ तो F1 पर फोर्स क्या होगा, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन हो सकता है। तो फिर मास इंटू मास तो इसका कितना है m1, और एक्सेलरेशन हम कैसे लिखेंगे? एक्सेलरेशन होता है मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो फिर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है और फाइनल वेलोसिटी v1 है। तो फिर चेंज इन वेलोसिटी मान लीजिए चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v1 माइनस u1, फाइनल माइनस इनिशियल, और अपॉन टाइम मान लीजिए टाइम लगा t कोलिजन में, ठीक है। लेट t बी टाइम टेकन इन कोलिजन, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू होना चाहिए माइनस ऑफ m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा? न्यूटन सेकेंड लॉ से, क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए होता है और a कितना होता है v माइनस यू बाई टी, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये इक्वेशन बनी। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए t कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड। उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस m2v2 प्लस m2u2, और इधर क्या आ जाएगा m1v1 माइनस m1u1, ठीक है। इसको रीअरेंज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, m1u1, इस m1u1 को उधर ले जा रहा हूँ और माइनस वाला v2 वाला इधर ले आ रहा हूँ। तो देखिए क्या आएगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन है। LHS क्या दिखा रहा है, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम। देखिए m1u1 इसका ही मोमेंटम है और m2u2 इसका ही मोमेंटम, मतलब पूरा सिस्टम अगर मैं ये मानूँ तो इस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो बाहर से कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए मोमेंटम कंजर्व हुआ, हमने वेरीफाई करके देखा। तो m1u1 प्लस m2u2 इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम कितना है, m1v1 प्लस m2v2। तो दिस स्टेट्स दैट सिस्टम का जो मोमेंटम होता है, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स कुछ ना लगे तो वो कंजर्व रहता है, ठीक है। अब देखिए, हालांकि मैंने यहाँ पर दो ही इक्वेशन मतलब दो ही ऑब्जेक्ट्स लिए हैं u1 और u2। अगर यहाँ पे एक तीसरा भी होता तो भी आप ये इक्वेशन लिख सकते थे। मतलब अगर मान लीजिए एक और ऑब्जेक्ट होता u3 भी होता तो आप m1u1 प्लस m2u2 प्लस m3u3 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे अब इस पर।
मान लीजिए सबसे सिंपल एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। एक मान लीजिए एक बॉल है जिसका मास लेट से 2 kg है और ये 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और एक बॉल है लेट से 1 kg का, वो 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, ये बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है। और मान लीजिए आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन कुछ ऐसी दे रखी है, ये 2 kg और मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में चल रहा है 4.5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और सेकंड बॉल की स्पीड आपको नहीं पता, मान लीजिए v है, तो आपसे पूछा है कैलकुलेट v आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो सवाल समझ में आ गया होगा आपको शायद। अब इनिशियल बिफोर कोलिजन की कंडीशन दे रखी है और आफ्टर कोलिजन की कंडीशन आप दे रखी है, आपसे v की वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो फिर क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लग रहा है इस पर, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 3 m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। लिख भी सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4.5 कितना होगा, चलिए अभी ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस 1 इंटू वी, तो क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस 3 15 इज इक्वल टू 9 प्लस वी। तो वी की वैल्यू कितनी आई, 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस डायरेक्शन में ये 6 मीटर पर सेकेंड से चलेगा आफ्टर कोलिजन। ठीक है, मान लीजिए एक आध क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। सपोज करिए कि ये कार्ट है इस तरीके से कुछ, और ये मूव कर रहा है, लेट्स ये रेस्ट पर था इनिशियली, है ना, और इसमें एक लड़का भी खड़ा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो इस कार्ट का मास कैपिटल एम है और इस चाइल्ड का मास स्मॉल एम है। ठीक है, और इनिशियली ये सिस्टम रेस्ट पर था सपोज। अब क्या हुआ, ये मतलब जो चाइल्ड है ये मतलब इस कार्ट से जंप कर गया थोड़े समय के बाद, तो जंप किया तो फिर इसकी वेलोसिटी दे रखी है आपको, ये जंप किया मान लीजिए u वेलोसिटी से, तो आपसे पूछा है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ कार्ट आफ्टर द बॉय जंप्स। ठीक है, तो देखिए उस चाइल्ड के जंप करने के बाद आपको वेलोसिटी बतानी है कार्ट की। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी पूछा, इसका मतलब आपसे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पूछा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फिर आप देख सकते हैं कि इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं है, तो नेट फोर्स इस पर ज़ीरो, इस पूरे सिस्टम पर। अगर मैं इस पूरे को सिस्टम कंसीडर करूँ तो इस पर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम आप क्या लिखेंगे, दोनों की वेलोसिटी जीरो थी क्योंकि इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर था, तो m1u1 प्लस m2u2 अगर आप लिखेंगे, इसमें m1 की वैल्यू कैपिटल m है और m2 की वैल्यू स्मॉल m है ना, तो u1 u2 दोनों जीरो हैं, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, ज़ीरो। ठीक, अब आपको आप फाइनल मोमेंटम निकालना है, तो फाइनल मोमेंटम के लिए अब देखिए ये अगर चाइल्ड u वेलोसिटी से आगे जंप किया है तो इसका मोमेंटम कितना होगा, m इंटू यू, और आपको उसका
कार्ट का वेलोसिटी नहीं पता है तो मैं वी मान लेता हूँ उसकी वेलोसिटी, तो हम क्या लिखेंगे एम इंटू वी। ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी इधर वी हो गई आफ्टर जंपिंग। तो मैंने डायरेक्शन ये माना है, अगर मान लीजिए ये डायरेक्शन गलत हुआ तो आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाएगा, उससे हमें पता चल जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में कार्ट की वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू एम इंटू यू प्लस कैपिटल एम इंटू वी। तो फिर क्या आ जाएगा, माइनस एम यू अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू वी। ठीक है, तो देखिए v की वैल्यू क्या आई, माइनस स्मॉल एम इंटू यू अपॉन कैपिटल एम। मतलब इस माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो हमने डायरेक्शन सपोज किया था वो गलत है, तो एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगा, ये बैकवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पीछे डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये अगर फॉरवर्ड जंप करेगा तो कार्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, स्मॉल एम इंटू यू अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, तो ये फाइनली आंसर हो गया। आप लिख सकते हैं नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कार्ट विल मूव बैकवर्ड्स। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए कि ये कोई मतलब गन सिस्टम है, मान लीजिए ये गन है और लेट्स से ये बुलेट है। ठीक है, इस गन का मास कैपिटल एम और इस बुलेट का मास मान लीजिए स्मॉल एम। ठीक है, तो आपसे बोला गया इफ़ आफ्टर द गन शॉट वेलोसिटी of bullet is u, then find the recoiling velocity of gun। ठीक है, देखिए रिकॉइलिंग वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, जब ये बुलेट इस गन के बैरल को लीव करेगी तो उस समय पे बुलेट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएगी, राइट डायरेक्शन में जाएगी। तो उसके कारण से क्या होगा, ये जो गन है इसका डायरेक्शन जो होगा मतलब मोशन का वो बैकवर्ड्स होगा। तो इसी को हम बोलते हैं रिकॉइलिंग वेलोसिटी। मतलब अगर ये बुलेट आगे मूव कर रही है तो गन को पीछे जाना गन पीछे जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपसे सिर्फ रिकॉइलिंग वेलोसिटी पूछी, तो जब आप आंसर मेंशन करेंगे तो उसमें नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे, आप ऑलरेडी मानेंगे कि ये पीछे मूव की, तो फिर जो मैग्नीट्यूड आएगा सिर्फ आप वही मेंशन करेंगे, साइन नहीं मेंशन करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नली अगर आप देखें तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम अगर आप लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पर है तो इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर फाइनल मोमेंटम आप लिखेंगे तो मान ले रहे हैं कि ये बुलेट जो है, ये तो आपको सवाल में दिया हुआ है यू वेलोसिटी से गई फॉरवर्ड, और ये जो गन है मान लीजिए ये पीछे वी वेलोसिटी से गई, पीछे जा रही है, इसी को हम बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन, है ना। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका मास एम है और इसका कैपिटल एम, तो स्मॉल एम इंटू यू माइनस एम इंटू वी। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन मोमेंटम ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो 0 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, एम इंटू यू माइनस एम इंटू वी। तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम यू बाय कैपिटल एम। ठीक है, तो जो पहले वाला सवाल था एग्जैक्टली उस जैसा ही क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो ये इस लेक्चर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करेंगे। तो मैं इस चैप्टर का आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं, और प्लस जो आपकी एक्सरसाइज दे रखी है किताब में वो सॉल्व कर सकते हैं। आप जब नोट्स भेजेंगे उसके साथ मुझे वो एक्सरसाइज भी चाहिए। ठीक है, जो एक्सरसाइज बुक में दे रखी है वो कंप्लीट एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। थैंक यू।